जय हिंद डियर चिल्ड्रन। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीक्वेंस एंड सीरीज जिसकी यात्रा जर्नी क्लास 10 से शुरू हुई थी और मास्टर डिग्री तक हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, दो चीज़ों के बारे में जरूर चर्चा होगी, सीक्वेंस की और सीरीज की। ये एनडीए एनए के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जितना ये इम्पोर्टेंट चैप्टर आईआईटी जेईई के लिए हुआ करता है। इस चैप्टर की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको आप जितना पढ़ते जाओगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो कुछ और छूटा हुआ है। उस चैप्टर को मैं शुरुआत करता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो पहले तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैं बात इसलिए भी करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज, हिंदी में इसको बोला जाता है क्रम और श्रेणी। क्रम एंड श्रेणी। क्रम और श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसा क्रम जो एक टर्म के बाद में दूसरे टर्म के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। या दूसरी टर्म या तीसरी टर्म या 10वीं टर्म यदि हम लेते हैं तो 10वीं के पहले कौन सी टर्म है उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये टर्म इस प्रकार की है। या 10वीं के बाद में कौन सी टर्म है 11वीं, तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये कितने प्रकार की है। डियर चिल्ड्रन, सीक्वेंस यानी कि नाम से क्लियर है, हम बच्चों को बोलते हैं सीक्वेंस में बैठो, सीक्वेंस में रहो, 1 बाई करके आओ। और एक होता है सीरीज, जैसे दिवाली पे जो मिनिएचर हम लोग लगाते हैं घरों में, लाइटिंग जो करते हैं, वो भी एक सीरीज का एक पार्ट होती है, कनेक्ट रहती है आपस में। यानी कि उस एलईडी की लाइट में कम से कम यदि 100 बल्ब हैं, 100 एलईडी हैं, तो 100 के लिए 100 प्लग की जरूरत नहीं है, एक से काम हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 50, ऐसे करते करते वो सारी चल जाती है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो फंडा है वो यही है कि सीक्वेंस और सीरीज को हम किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। डियर चिल्ड्रन, सीक्वेंस और सीरीज के बीच में आपके सामने मैं 3 चीज़ें यहाँ पर रखूँगा। सबसे पहले तो सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे तो सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से आता है। तो सीक्वेंस यानी कि क्रम, जैसे मान लीजिएगा कि आपने क्रम लिखा तो 1 2 3 4 5 ये नॉर्मल एक क्रम है, तो ये एक सीक्वेंस हो गई। लेकिन सीक्वेंस जरूरी नहीं कि हर बार 1 2 3 आए, 1 1 का डिफरेंस ही आए, 1 4 9 16 अप टू डैश डैश भी हो सकता है। अब आप बोलोगे ये कैसे सीक्वेंस हुई, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, आगे और डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, देन डैश 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 एंड सो ऑन। ये एक प्रकार की सीक्वेंस हो गई। अब आप बोलोगे यहाँ पे 0 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 8 लिख दें, यहाँ पे 15 लिख दें, तो क्या आपको नेक्स्ट नंबर पता चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1 करने पर ये मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 -1 करने पर 15 मिलेगा। अब आप बोलोगे 5 का स्क्वायर तो 25 होता, तो क्या यहाँ पे 24 आएगा क्या? बिल्कुल 24 आएगा, 24 आंसर आएगा। तो ये एक आपके लिए ज़बरदस्त सीक्वेंस हो गई। सीक्वेंस का एक अपना एक तरीका है, अपना एक अंदाज है, और वो सीक्वेंस का अंदाज कैसा है वो आपके सामने क्लियर हो रहा होगा। सीक्वेंस का फंडा आपको क्लियर हो गया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा सीरीज़ के ऊपर आ जाते हैं। ऐसी हज़ारों सीक्वेंस हो सकती है, हज़ारों सीरीज़ हो सकती है, लाखों सीरीज़ हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सपोज सीरीज़ के ऊपर। अब सीरीज़ यहाँ पर जनरली 2 टाइप की होती है। पहले तो मैं सबसे पहले बात करूँगा, वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर हो, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। समान अंतर का मतलब होता है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जहाँ तक जाना हो वहाँ तक, और ये हो जाएगा आपके लिए कितना? समान अंतर।
समान अंतर कैसे पता चला कि देखो दोनों में बीच में एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, सब में समान अंतर हो गया। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं नॉर्मली एपी, शॉर्ट फॉर्म में समांतर श्रेणी को एब्रीविएशन है इसका AP। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 यदि है तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 5, यानी कि AP समांतर श्रेणी, इसको इस तरीके से बोला जाता है। ओके डियर चिल्ड्रन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समान अंतर, इसका मतलब हो गया, जैसे अब आप बोलोगे तो बहुत सारी हो सकती है, 2 का पहाड़ा, 2 4 6 8 10 12 जहाँ तक जाना हो। 3 की टेबल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। 3 6 9 12 डैश 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 डैश, सब में 3 3 का डिफरेंस है। बचपन में आपने जो जो टेबल पढ़ी है 1 2 3 से लेके जो 50 तक 40 तक, वो सब AP की सीरीज होती है। ओके, तो इसको हम सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सीक्वेंस में डिफरेंस सेम होना जरूरी नहीं है। तो ये वाली चीज क्या हो गई आपके लिए? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें समान अंतर क्या हो? सेम हो। अब आगे हम बात करें, यहाँ पे समान अंतर के बाद में एक आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। हिंदी में इसको बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में यानी कि G.P में रिप्रेजेंट किया जाता है। गुणोत्तर श्रेणी को G.P के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब G.P क्या है? गुणोत्तर श्रेणी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में नाम से क्लियर है, गुणों के साथ बढ़ना। जैसे 1 2 4 8 16 32 ऐसे एकदम डबल डबल। आज 1 रुपया, कल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, फिर डबल डबल। जरूरी नहीं कि डबल ही आए, 3 गुना भी आ सकता है। 3 3 9, 9 का हो जाएगा आपका 27, 27 का हो जाएगा 81, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है? तो जैसे AP में क्या हो रहा था, AP का जरा फंडा देखेंगे आप लोग। तो AP में क्या था, कोई भी 2 3 नंबर उठाइए आप लोग, 4 5 6 उठाएंगे पूरी AP में कहीं से भी, और 5 - 4 करे या 6 - 5 करे, दोनों की वैल्यू क्या आती थी? 1 आती थी। यदि ये चीज़ आ रही है तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलनी चाहिए। कोई भी 3 नंबर आप उठा दें तो 8 16 32, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 8 या 32 डिवाइडेड बाई 16, 8 16 32, 8 16 32। 3 नंबर यदि आपने लिए तो 8 16 32, यानी कि सेकंड में डिवाइड करना है प्रीवियस नंबर का। तो 16 डिवाइडेड बाई 8 करो या 30 डिवाइडेड बाई 16 करो, दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2 2 मिलेगी, यानी कि 2 2 मिलेगी। ओके डियर चिल्ड्रन, कितनी मिलेगी? 2 2 मिलेगी। अब आपको ये समझना है कि AP में हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए कोई भी कंजुगेटिव 3 नंबर लेते हैं और 3 नंबर लेने के बाद में दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, और GP में क्या करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। दोनों काम आपको करना है GP को चेक करने के लिए। और यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपस में इक्वल हो गई, बराबर आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? GP का। ओके, तो GP कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो क्लियर हो गया, AP कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो क्लियर हो गया। अब मैं 1 बाय करके चलता हूँ आगे। अब आप बोलोगे तीसरी सीरीज के बारे में भी सुना है HP, तो HP के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। पहले AP को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब ये कंफर्म हो गया कि कोई भी सीरीज जो है वो AP की है। तो AP में हम यहाँ पर पहली चीज डिसाइड करते हैं, वो है A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कोई भी सीरीज हो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। हिंदी में इसका नाम रहेगा प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। A को रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया वो आपको क्लियर होगा। ओके,
फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ वो आपको सामने से क्लियर हो गया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ए हो गया आपके लिए फर्स्ट टर्म। फिर यहाँ पर टी एन या ए एन या एल, ये तीन चीज़ों से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किसको, वो है आपके लिए लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद, लास्ट टर्म का मतलब होता है अंतिम पद। ओके, जैसे हम इंडिकेशन जब देते हैं ना किसी भी सवाल का, वो इसका मतलब होता है। तो लास्ट टर्म का मतलब हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा इंडिकेशन के तौर पर, लास्ट टर्म यानी कि टी एन ए एन एल, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद के बाद में एक अलग चीज और आती है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब इसके बाद में एक और चीज रहेगी, वो ये रहेगी एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब पूरी सीरीज में कुल कितने पद है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वो हो जाएगी आपके लिए पदों की संख्या। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है, जिसके बारे में हम बात ही कर रहे थे अभी, वो है कॉमन डिफरेंस। डी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वा अंतर। कॉमन डिफरेंस, सार्वा अंतर। और एक लास्ट में एक चीज और रहती है जिसको हम बोलते हैं एसएन, यानी कि पदों का योगफल। पदों का योगफल। एसएन का मतलब होता है पदों का योगफल। पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। अब जितने टर्म रहेगी उनका योगफल भी तो फाइंड कर सकते हैं, तो सम ऑफ एन टर्म यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन, यानी कि सफिक्स में एस एन रहेगा, डी रहेगा, एन रहेगा, टी एन रहेगा, ए रहेगा। ये तीन चीज़ें, पांच चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है। ये एपी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। एपी का इंट्रोडक्शन देने का मतलब है वो आप यहाँ पे समझिएगा जरा कि एपी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। एक बार इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देख लीजिएगा और ये सारे इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ये एपी के बारे में ये चीज़ें चलती है, तो आपने इस चीज़ को पूरे अच्छे से देख ली होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके डियर चिल्ड्रन, अब यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। पूरे एपी में दो फार्मूले आपको विशेष तौर पे याद रखना है। वो है एन टर्म फाइंड करने का फार्मूला, वो ये रहेगा जो कि क्लास 10th में भी आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। और एक रहेगा सम निकालने का फार्मूला जो कि रहेगा n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। ओके, इसके जैसा एक और फार्मूला चलता है, हालांकि वो कहीं बाहर से नहीं आया है, इसको ही इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। वो रहेगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये तीन सूत्र आपके पास है, तीन फार्मूले आपके पास है। an, sn और sn। sn दो अलग अलग आपको दिख रहे होंगे, एक्चुअल में वो दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तो एन टर्म्स का सम और पर्टिकुलर एन टर्म निकालने का भी आपके पास में एक फार्मूला है। तो एन, एस एन। ओके, सो ये तीन चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, दो ही है। ए एन की जगह ए एन रख देंगे तो ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। अब आप देखना कि जो चीज़ पांच आपने डिस्कस करी है, ये पांचों चीज़ें ए एन टी डी, ये सबकी सब यहाँ पर है। कोई भी तीन चीज़ यदि आपको दे दें तो इन फार्मूला का उपयोग करके आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो ये हो गया है एपी का इंट्रोडक्शन। अब एपी का इंट्रोडक्शन होने के बाद में कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है डियर स्टूडेंट। हम किसी भी चीज़ को ज़रा समझते हैं कि एपी में जैसे अब मैंने बोला आपको 1 2 3, तो यदि इन
तीन नंबर यदि हम एपी के ले लें, मान लो केवल तीन ही, और यदि इन तीनों का यदि हम एवरेज निकालें तो डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, 6 आएगा, बाई 3 होगा यानी कि 2 आएगा। इसमें चमत्कार वाली बात यह है कि बीच वाला नंबर आपका अर्थमेटिक मीन माना जाता है क्योंकि ये एवरेज है। मान लीजिए आप यदि मेरे सामने होते और आपने कभी 10, 20, 30 बोला होता तो इसका जो एवरेज है वो भी कैसे निकालते हैं, 20, 10, 20, 30 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 20, ये इसका अर्थमेटिक मीन निकलता। यहाँ पर भी बीच वाला नंबर अर्थमेटिक मीन आया, यहाँ पर भी बीच वाला अर्थमेटिक मीन आया। आप बोलेगा सर थोड़ा दूसरा नंबर लीजिएगा, 5, 9, 4 का डिफरेंस 13 लीजिएगा, क्या इसमें भी बीच वाला आ रहा है क्या, करके देख लेते हैं भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा। डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 30 तो 9 और 5 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 बटे 3 यानी कि कितना हो गया आपके लिए, ये 9 हो गया। 27 बटे 3 यानी कि कितना हो गया, ये 9 हो गया। ओके डियर चिल्ड्रन, अब ये 9 यदि नंबर आपके पास में मिला है, 9 नंबर यदि आपके पास में आया है तो बीच वाला नंबर आया है। तो अर्थमेटिक मीन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बीच वाला नंबर जनरली क्या अर्थमेटिक मीन आपको देगा। तो यदि हम पर्टिकुलर 3 नंबर यदि ले लेते हैं और ये बोलते हैं कि ए बी सी तीनों कोई से भी नंबर हो सकते हैं, वो अर्थमेटिक सीरीज के हैं, तो आपका B जो है वो अर्थमेटिक मीन होगा किसका, A प्लस B प्लस C का। ओके, और उसके बाद एक और चीज़ मज़ेदार बात देखिए आप इसमें कि आपको तीनों नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, यदि सीरीज अर्थमेटिक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको अभी, यदि सीरीज अर्थमेटिक है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जरा ऐड करके देखो, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो वो आपका 2 ही आएगा। 1 और 3 4, 4 बटे 2 यानी कि 2 ही आएगा। यहाँ पर आप 5 और 13 को जरा ऐड करके देखो, 5 और 13 को यदि ऐड करोगे बाई 2 करोगे यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को यदि ऐड करके बाई 2 करोगे यानी कि फर्स्ट और लास्ट का मीन निकालोगे तो 13 और 5 18 बटे 2 यानी कि 9 आएगा। यही कहानी आपकी इधर भी हो रही है। 10 को और 30 को यदि आप ऐड करोगे तो 10 और 30 40 बटे 2 यानी कि 20 यानी कि 20, इसका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा डियर चिल्ड्रन। सो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको ये समझ में आ रहा है कि एपी चाहे कितनी बड़ी हो, यहाँ तो केवल 3 ही नंबर ले रहे थे हम लोग, तो एपी चाहे कितनी बड़ी हो, 1 से लेके 3 4 5 डैश डैश अप टू 10 तक, तो इस पूरी सीरीज का मीन क्या होगा, पूरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करो, 11/2 यानी कि 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। 5.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करने के बाद उसका आंसर निकल जाएगा, बशर्ते सीरीज एपी में होनी चाहिए। आप कल से कोई तो भी उठपटांग नंबर लेकर आ जाओ, बोले सर आपने कहा था कि तीनों को सबको जोड़ के भाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। सीरीज क्या होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए डियर चिल्ड्रन। तो सीरीज यदि एपी में होगी तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। यहाँ पर ए बी सी एपी में है तो क्या होगा वो आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको वो समझ में आ गया होगा। सीरीज एपी में है तो क्या लिखना है उस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम एक और नई चीज़ लेकर समझते हैं। अब यदि ये एपी में है तो आपने बोला था कि यहाँ पे B - A मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखना जरा, B में से A को माइनस करो या C में से B को माइनस करो, बात एक ही होनी चाहिए। ऐसी हमारी बात हुई थी, B को एक तरफ लेके आ जाएं तो B + B = A + C, तो ये हो जाएगा 2B = A + C। तो B बराबर कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, A + C/2 मिलेगा। तो ये B का एक रिलेशन B निकल जाता है। देखिए, तो B को हम क्या बोलेंगे, B इज़ द अर्थमेटिक मीन
किसका? ए एंड सी का। बी और सी का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा बी। जो बीच में होगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। जो बीच में होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने आ गई है। रिजल्ट के तौर पर आप लोग देख रहे होंगे इसको कि क्या हमारे सामने कैलकुलेशन आया है, किस प्रकार का कैलकुलेशन आपके सामने मिला है डियर चिल्ड्रन। ओके, फिर थोड़ा सा हम यदि और आगे डिस्कस करें कि ए बी सी ए पी में है, तो हमको एक नया फार्मूला यहाँ से मिला है जो कि ए पी का काम कर रहा है। ओके, अब एपी के ऊपर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा है। एक दो जरा सवाल करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देना चाह रहा है। उसके बाद में हम वापस थ्योरी की तरफ आएंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको मेन कंटेंट तो यही समझना है कि करना कैसे है, वो आपको एक बार थोड़ा सा समझना है। ओके, तो पहले से हम थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर वापस बात करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है ये? सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2 and 5 is sum of the integer from 1 to 100 that are divisible by 2 and 5। 1 से लेके 100 तक के बीच में उन नंबरों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 से भी जाता हो और 5 से भी जाता हो। जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, यानी कि शुरुआत होगी 10 से। अब आप बोलोगे 1 से लेके 9 तक ने क्या बिगाड़ा है? तो भाई 1 2 से नहीं जाता है, 10 से भी नहीं जाता है, क्यों लेंगे उसको? 2 ले सकते हैं। हमारी पास तो गिनती 1 से लेके 100 तक की लेनी थी। अगला नंबर 2 आएगा, 2 से जाएगा लेकिन 5 से नहीं जाएगा। अगला 3 किसी काम का नहीं है। अगला 4 2 से जाएगा लेकिन 5 से नहीं जाएगा। अगला 5 आएगा, 5 से जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा। 6 2 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। 7 8 9 इसी प्रकार से कहानी चलती रहेगी। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 10। तो पहला नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? 10। देन 20 30 पूरी सीरीज इस प्रकार से बढ़ेगी अप टू 100। आपको इन नंबर का सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए हम थ्योरी में ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं, और वो फार्मूला क्या था? एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फार्मूला हम पढ़ चुके थे। एक और फार्मूला हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप बोलोगे हमारे पास फर्स्ट टर्म है क्या यहाँ पे? हाँ है भैया। और एन क्या है? बिल्कुल है। तो एन निकालने का भी अपने पास एक फार्मूला है, ए एन माइनस 1d। लास्ट टर्म यानी कि 100, ए यानी कि 10, पहला पद 10 होगा, प्लस का एन माइनस 1, डी कितना आएगा? इसका 10 आएगा। हर एक में 10 का डिफरेंस है। 10 को उठा के उधर भेज दें, 90 हो जाएगा, अपॉन 10 कर दें, इक्वल टू एन माइनस 1, 0 हो जाएगा। एन इक्वल टू कितना आया? 10 आया। एन बराबर 10, ए बराबर 10, फर्स्ट टर्म भी 10, नंबर ऑफ टर्म्स भी 10। लास्ट टर्म कितनी है इसकी? लास्ट टर्म यानी कि आखिरी पद कितना है इसका? 100। अब क्या करें भैया? वैल्यू पुट कर दें। कहाँ पर? ये फार्मूला दिया हुआ है, एन की जगह 100 डिवाइड एन की जगह 10 डिवाइडेड बाई 2। ए मतलब 10, लास्ट टर्म मतलब कि 100। 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 इंटू 110 यानी कि 550। 550 तो पूरे ऑप्शन में कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, तो डी के ऊपर जो है वो टिक कर देंगे। देखिए जरा सवाल आप लोग। पूरे क्वेश्चन को देखिए जरा आप लोग, और ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया यदि आपने सवाल को अच्छे से पढ़ा तो, नहीं तो पूरे ही गलत हो सकता है। ओके, अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन। अब आपको यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं
एम के साथ साथ हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी क्लियर करना पड़ेगा। अब एनडीए एनए में वही क्वेश्चन आते हैं जो तीनों के रिलेशन के बारे में पता हो। एपी पढ़ के एपी के बन जाएंगे वहां तक ठीक है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो तीनों का यूज होता है। तो मैं एक बार पुनः वापस थ्योरी की तरफ चलता हूं, और थ्योरी की तरफ आना मेरी ज़रूरत भी है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अब जीपी के ऊपर हम बात करेंगे। ओके, अब हम जीपी के ऊपर यदि बात करेंगे तो जीपी के ऊपर मैंने आपको बोला है कि यदि ए बी सी जीपी में है, यदि आपने अभी एग्जाम्पल बताया था 2 4 8, यदि ये जीपी में है तो इसकी पहचान है दूसरे में पहले का डिवाइड करो, तीसरे में दूसरे का डिवाइड करो, बराबर में 2 बराबर में 2 आंसर आएगा। 2 4 8 तो 4/2 8/4 यानी कि 2 और 2 आंसर आएगा, बराबर में 2 और 2 आंसर मिलेगा आपको। ओके डियर चिल्ड्रन, सो यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एक और चीज़ आपको समझनी है कि 4/2 मतलब दूसरे में पहले को डिवाइड करना है। जीपी में, एपी में माइनस करना था अपने को, सब्ट्रैक्ट करना था। सो ए बी सी यदि जीपी में है तो यहाँ लिखना चाहिए b/a c/b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b² = c/ac यानी कि b/√ac यानी कि b आपके लिए क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। क्या हो जाएगा, b अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ओके, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा b, तो b अर्थमेटिक मीन अब हम यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे, यहाँ पर हम बोल पाएंगे ज्योमेट्रिक मीन। अरे भाई सीरीज ही जीपी की है तो अर्थमेटिक मीन कैसे बोल सकते हो रे तुम लोग, उसको आपको बोलना पड़ेगा जीपी यानी कि जीएम। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी इज बी, ज्योमेट्रिक मीन होगा आपका ए और सी का, वो होगा बी। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सो आई थिंक आपको यहाँ पर एक और फंडा क्लियर होने जा रहा है, और वो फंडा क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से। जीपी के बाद में हम एपी के ऊपर चले, जीपी के ऊपर चले। अब जीपी में भी कुछ ना कुछ होती है सीरीज। सो यहाँ पर भी जीपी के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म ए ही बोलते हैं। फर्स्ट टर्म जैसी पहले थी वैसी की वैसी ही है। फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, कॉमन रेशियो होता है। डिफरेंस तो माइनस करने पर आता है, यहाँ पर कॉमन रेशियो होगा जिसको हम बोलते हैं सार्वनुपात। वहाँ पर क्या था, सार्वा अंतर था, यहाँ पर सार्वनुपात है। प्रथम पर सार्वनुपात ए आर, फिर एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि पहले भी था अभी भी है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हम बोलते हैं पदों की संख्या, कुल पद कितने हैं आपके पास। फिर आता है यहाँ पर भी सम, तो ये सम पहले भी था अभी भी है, सम ऑफ एन टर्म्स, पदों का योगफल। सभी पदों का योगफल भी ज्ञात करते हैं हम लोग, यानी कि सबको जोड़ते भी हैं, पदों का योगफल। और एक और चीज सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर भी लास्ट टर्म होती है। इसको लास्ट टर्म या अंतिम पद, जो भी आप इसको अपने लैंग्वेज के हिसाब से बोलना चाहें, अंतिम पद, लास्ट टर्म अंतिम पद, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स एंड कॉमन रेशियो। ये जीपी का बेसिक पार्ट रहेगा। फर्स्ट टर्म के बाद में इसमें 20 सूत्र हैं आपके पास में, जैसे एपी में फार्मूलेस थे वैसे के वैसे जीपी में भी सूत्र हैं। तो एस एन के पहले मैं आपको फर्स्ट टर्म बता दूं, ए एन निकालने का फार्मूला रहेगा इसका ARN-1, ARN-1 इसका टर्म का फार्मूला रहेगा। एसएन के बाद में फिर आएगा यहाँ पर अगला एसएन निकालने के बाद ए निकालने के बाद सम ऑफ एन टर्म का, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला रहेगा ARN-1
अपॉन आर माइनस वन। इसकी एक शर्त है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। कॉमन रेशियो निकालते वक्त या तो आर की वैल्यू 1 के बराबर तो नहीं आएगी, या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। ये फार्मूला वहाँ लगेगा जहाँ पे आर बड़ा होगा। आर छोटा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, उसको उल्टा करना है, पटकना है। 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। सो जीपी में एन, एसएन, एसएन के 3 चीज़ें आपके सामने आई है। ओके, किसी को किसी भी प्रकार की कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो बेशक बता सकता है। ओके, तो जीपी यानी कि एन, एन मतलब एसएन मतलब एसएन। सो 3 चीज़ें आपके सामने आ रही है यहाँ पर, एन, एसएन, एसएन। जीपी निकालने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज। ओके, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यदि आप ध्यान से समझेंगे तो। सो जीपी की 3 चीज़ें। अब यहाँ पर मैं एपी को और जीपी को आपस में कंपेयर करके लिख रहा हूँ। ये इसलिए भी सही है क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब एपी और जीपी एक साथ हम लोग लेकर चलते हैं। तो एपी एंड जीपी, इनका बेसिक कनेक्शन है कुछ ना कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर लिखा था आपने फार्मूला एन बराबर एन माइनस 1 डी, एस एन बराबर एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, और जीपी हो जाएगा आपके पास में ए एन बराबर ए आर एन माइनस 1, एस एन हो जाएगा यहाँ पर ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। 2 फार्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ माइनस कॉमन लेने के बाद ही बात हो रहा है वो हो जाएगा 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये वहाँ लगाना है जहाँ पे आर की वैल्यू बड़ी हो, ये वहाँ लगाना है जहाँ पे आर की वैल्यू छोटी हो। ठीक है, सो ये कंपेयर करके देखिए आप लोग एपी का और जीपी का। एपी के यदि कोई भी 3 नंबर, यदि एपी के 3 नंबर ए बी सी एपी में है तो आप उसको लिख सकते हैं बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। यदि ए बी सी के कोई भी नंबर जीपी में है तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए सी। यहाँ पर बी जो है वो क्या हो जाएगा, मीन किसका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। क्या हो जाएगा, मीन फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का। ए बी सी यदि एपी में है और ए बी सी यदि जीपी में है तो बी बराबर ए प्लस सी बाई 2, बी बराबर अंडर रूट ए सी हो सकता है। ओके, सो ये एक छोटी सी चीज़ बात को ज़रा समझने के लिए काफ़ी है कि सवाल कैसे आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। ओके डियर चिल्ड्रन, सो एपी में क्या करना है और जीपी में क्या करना है वो आपको एक बार समझना पड़ेगा, और समझने के लिए क्या ज़रूरी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग समझना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। अब एपी के बारे में डिस्कस करा, जीपी के बारे में डिस्कस करा, दोनों की अपनी अपनी एक विशेषता है। क्या विशेषता है कि एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और जीपी में कॉमन रेशो सेम होता है। एपी में कॉमन डिफरेंस और जीपी में कॉमन रेशो सेम होता है। सो ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन एक तीसरी सीरीज और आती है जिसका नाम है एचपी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी इसको बोलते हैं। हरात्मक श्रेणी की
खुद की कोई विशेषता नहीं है। खुद की कोई विशेषता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि HP कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो से कोई मतलब नहीं है। जो काम AP करता है वही का उल्टा कर दे तो वो HP बन जाएगा। जैसे 1 2 3 इकाई में है, AP में है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/2, 2 का 1/3, 3 का 1/3, ये इकाई में चला जाएगा, HP में चला जाएगा। 1, 1/2, 1/3 इकाई में हो जाएगा, ये HP में हो जाएगा। अब जो काम AP कर रहा है वही काम आप HP से करवा सकते हो, बशर्ते उसको उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि यदि ABC HP में है, यदि ABC HP में है, तो HP का यदि आप रेसिप्रोकल कर दें नंबर्स का, तो वो HP से ट्रांसफ़र होके कहाँ चला जाएगा, AP में चला जाएगा। अब जो चीज़ AP में होती है वो सबकी सब इस नीचे वाली सीरीज़ में लगेगी। क्या होता है वहाँ पे कि पहले 2 नंबर का माइनस दूसरे में पहले वाले का, आखिरी के दोनों का माइनस आप आपस में कर सकते हो। जैसे 1/b माइनस 1/a यदि आपने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके जो भी लेते हैं आप एलसीएम लेते हैं, a माइनस AB डिवाइडेड बाई AB, तो b माइनस C डिवाइडेड बाई BC, b से b कट जाएगा और यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके, जो भी रिजल्ट मिलेगा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो जो चीज़ें बनेगी वो काय के लिए काम करेगी, HP के लिए करेगी। सो इसको और थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ अंदर तक जाकर। जैसे ABC HP में है, HP की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है बेचारे की, तो इसको AP की हेल्प लेना पड़ती है। मतलब AP का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यदि आप फाइंड कर दें तो वो काय में चला जाएगा, HP में। ओके, सो AP बोलता है दोनों का माइनस करो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसलिए तो 1/C माइनस 1/B, 1/B को उठा के इधर लेके आओगे तो ये 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। ओके, 1/B यानी कि 2/B इक्वल टू एलसीएम लोगे, A उधर C इधर, तो A प्लस C डिवाइडेड बाई AC। ओके, जैसे हमने AP में जब ABC थी तब B की वैल्यू निकाली थी, GP में थी तब भी B की निकाली थी, अब HP में है तो क्यों नहीं निकालेंगे, अभी भी निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा पुल्टा कर दें तो 2/B ये हो जाएगा B/2 इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई A प्लस C। 2 को उठा के उधर भेज देंगे तो B बराबर 2AC डिवाइडेड बाई A प्लस C। ये हो गई आपकी B की वैल्यू। अब ये B जो है वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। HP का खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं था, AP के दम पे निकाल के उसने B क्या दिया है आपको, अर्थमेटिक मीन ना बोलते हुए हार्मोनिक मीन दिया है, ऐसा बोलेंगे। यानी कि B ऑल्सो हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। Why? A, B, C are in HP, so we can write now B equal to 2AC upon A plus C. ओके, सो 3 चीज़ें आपके सामने आज क्लियर हो गई है। ABC AP में है तो क्या होगा, GP में है तो क्या होगा, और AP में है, HP में है, GP में है, तीनों का रिजल्ट आपके सामने है। इसको मैं एक बार और मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने, वो है ABC यदि AP में है तो आपने क्या बोला, B बराबर A प्लस C बाई 2 बोला। ओके, दूसरी चीज़ देखें, ABC GP में है तो आपने क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, B बराबर √AC। और तीसरी चीज़ के बारे में बात करें
तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो आपने क्या बोला इसको कि ए बी सी यदि HP में है तो ये हो जाएगा B बराबर 2AC/A+C। ये B अर्थमेटिक मीन, ये भी ज्योमेट्रिक मीन, ये भी हार्मोनिक मीन, ये भी हर जगह B अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो B पहले AP का पार्ट था, फिर GP का बना, फिर HP का बना। तो तीनों जगह वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। अब आप बोलोगे सर HM किसका है, तो हम बोलेंगे A और C का है। GM किसका है, तो A और C का है। AM किसका है, भाई मीन किसी न किसी का तो होगा ना, तो A और C का, A और C का, A और C का। ऐसे करके तीन अलग अलग कैटेगरी हमने डिजाइन करी है। जरा इसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर के तौर पर देख लीजिएगा। अब हम मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जब तक हम नया नया काम नहीं करते हैं, तब तक ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर बार बार ABC आएगा ऐसा तो नहीं है, वो तो कुछ भी कैसा भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि हर जगह वही आए जो आप सोचते हो, जो आप पढ़ के जाते हो, जो आपने बुक में देखा, जो आपके टीचर ने पढ़ाया, वो तो रीशफलिंग होती है यहाँ पर तो पूरी यहाँ पे ये। अब ये ABC हर जगह देखो B मजे ले रहा है, BAM GM बन रहा है, लेकिन कल से पता चला कि ABC ना आते हुए ACB आ गया तो C मीन हो जाएगा। कल से A यहाँ पर आ गया तो A मीन हो जाएगा। तो A तो रोल प्ले करेगा नंबर के ऊपर। सो यहाँ पर मैं अब दो चीज़ें ले रहा हूँ। अब आपको मीन निकालना है A और B का। अब यहाँ पर एकदम मामला क्लियर है, आपको मीन निकालना है A और B का। अब आप बोलोगे कौन सा मीन निकालना है, तो नाम क्या देंगे उसको, तो B C का काम कर रहा है, A तो A का काम कर रहा है, तो उसको हम अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। तो A और B का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, A+B/2 होगा। पहले आप A+C लिख रहे थे, हर जगह एक जैसी आदत नहीं डाल सकते हम लोग। यदि इसका GM निकालें तो वो हो जाएगा √AB हो जाएगा। यदि इसका HM निकालें तो वो हो जाएगा 2AB/A+C, A+B। ओके, A+B मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना अपना एक फार्मूला है। और वो फार्मूला यदि आप सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो वो इस तरीके से निकलेगा। AM हो गया, GM हो गया, HM हो गया। AM कैसे फाइंड करते हैं, GM कैसे करते हैं, HM कैसे करते हैं, तीनों चीज़ अपने आप आपके सामने क्लियर होती जा रही है। ओके, तो A+B/2 √AB 2AB/A+B। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने के बाद एक चीज़ क्लियर हो रही है कि AM में A और B का सम हो रहा है, GM में इनटू हो रहा है, HM ऐसा भाग्यशाली है जिसमें सम भी हो रहा है और इनटू भी हो रहा है। जरूर इस सवाल में कुछ ना कुछ खास चीज़ है कि जो चीज़ आपको सम भी दे रही है और इनटू भी दे रही है। सो HM बराबर 2AB/A+B। इसको ज़रा लेकर चलते हैं, देखो कितना बढ़िया रिजल्ट देगा ये। यदि आप इसको लेकर चलोगे, किसको, HM को, तो HM बराबर 2A/B, ये हो जाएगा GM का स्क्वायर। A/B हो जाएगा GM का स्क्वायर। A+B हो जाएगा 2AM। A.B हो जाएगा GM का स्क्वायर, A+B हो जाएगा 2AM। 2 से 2 कैंसल, AM जाएगा उधर, AM जाएगा उधर, यानी कि ये हो जाएगा HM बराबर GM का होल स्क्वायर, GM का होल स्क्वायर। AM इंटू HM बराबर GM का होल स्क्वायर। ये एक नया रिलेशन बन गया हमारे सामने। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि हम एक्सपेरिमेंट करने पे बहुत भरोसा रखते हैं।
बिना एक्सपेरिमेंट के हमको कोई भी सवाल हजम ही नहीं होता है। अब कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ पहुँच गए, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब आप इस वीडियो को देखते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं बैक करके समझना पड़ेगा। जैसे हम 3 घंटे की पिक्चर जब देखते हैं अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो जो गाना या जो सीन या जो चीज़ आपको खूब भाती है, पसंद आती है, तो आप उसको बार बार देखते हो। अब चूंकि वहाँ मज़ा आता है, यहाँ मज़ा नहीं आता है, तो बार बार देखने का मतलब है जो जितने भी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखे हैं, 13 स्लाइड अभी तक हो चुकी है, इन सारी स्लाइड को एक बार आप ऐसे देखो जैसे कोई ये आपको बार बार एग्जाम में देती हो। और ख़ास तौर पे ये लास्ट के जो फार्मूले के जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने सेट करें कि वही ए वही बी और ये क्या क्या नंबर दे रहा है भैया। सो ऐसा एक रिलेशन मिला और इस रिलेशन को देखने पर यह चीज़ समझ में आ रही है कि जीपी को फॉलो कर रहा है। यानी कि किन्हीं भी 2 नंबर का एम जीएम एचएम खुद जीपी में होता है। फार्मूला देख लीजिएगा जरा, जीपी की शर्त है ये, रूट को उधर भेज देंगे तो जीएम का स्क्वायर, तो 2 नंबर का इनटू, तो हम इसको बोल सकते हैं एएम कॉमा जीएम कॉमा एचएम आर इन जीपी। ये इस फार्मूले को देखने के बाद समझ में आ रहा है। ओके, एएम कॉमा एचएम बराबर जीएम का स्क्वायर। ओके, सो एएम डॉट एचएम बराबर जीएम का स्क्वायर, ये वाली चीज आपके पास समझ में आ गई होगी। सो डियर चिल्ड्रन, बात को जरा समझने की कोशिश भरपूर करें, भरपूर ऐसी कोशिश करें कि एएम जीएम एचएम जीपी में है तो क्या होगा, कैसे सवाल हम डिजाइन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करते हैं इन सवालों के पीछे। आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक मैं आपको जितना समझ पाया हूं वो ये है। ओके डियर चिल्ड्रन, ए और बी का अर्थमेटिक मीन जीएम और एचएम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपके सामने आज रख दिया है। और ये तीनों के ऊपर हम एक क्वेश्चन और ऐसा करेंगे, जैसे मैं 2 नंबर कोई ले लेता हूँ, एक 4 ले लेता हूँ और एक 10 ले लेता हूँ। ये 2 नंबर मेरे लिए, तो इसका यदि हमको एएम निकालना पड़े तो 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14, मतलब 7 ही आएगा। सीधा सीधे ही लिख दूँ, इतना तो पढ़े लिखे आप भी हैं। 10 और 4 14/2 यानी कि 7। इसका जीएम निकालेंगे तो √40। इसका यदि आप एचएम निकालेंगे तो 2√40 × 10 डिवाइडेड बाई 4 + का 10। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूनी 8 दाम 80 यानी कि 14। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे 40/7। ऐसा कोई नंबर बन रहा है। अब इस नंबर को देखने के बाद एक ऐसी चीज़ समझ में आ रही है, 40 डिवाइडेड बाई 7 यदि आप करेंगे तो ये बिलो 6 आएगा। क्यों आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये बिलो 6 आएगा। 6 इसलिए आएगा, 6 इसलिए बिलो 6 इसलिए आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 42 पे 6 होगी, तो ये 5.9 समथिंग जो भी रहेगा, ये तो मैं 9 कंसिडर कर रहा हूँ। ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 तो होता ही है, तो ये 6.2 के समथिंग आएगा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ हमारे सामने कि 4 और 10 का एम हमेशा बड़ा होगा जीएम से और हमेशा छोटा होगा उससे भी एचएम। ये एक चीज़ आपको क्लियर है। अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा जीएम से, जीएम बड़ा होगा छोटा होगा एचएम से। ये एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा जीएम से, जीएम बड़ा होगा एचएम से। ओके, या अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, एचएम लेस देन जीएम लेस देन एएम। मतलब कोई भी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन जीएम एचएम छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ये हम पहली बार नहीं सोच रहे हैं, पहले भी सोचता है।
सो AM, GM, HM 3 रिजल्ट आपके सामने दिख रहे हैं आपको। ओके, AM, GM, HM। अब ये तीनों रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? 4,10 के 3 नंबर छोटे बड़े हो सकते हैं, ये हमने देखा है। और एक और मज़ेदार चीज़, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फार्मूला प्रूव किया था। थोड़ी देर पहले मतलब इसकी जस्ट बैक साइड में हमने लिख रखा है ये कि ये एक रिलेशन बनता है किसी भी 2 नंबर का। क्या वास्तव में सही है क्या ये? तो ज़रा देखते हैं। GM की वैल्यू कितनी बताई आपने? √40 का होल स्क्वायर। AM कितना बताया है? 7। HM कितना बताया है? 40/7। 7 से 7 कैंसिल होगा, √40 का स्क्वायर 40 होगा। देखो ज़रा 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने जो प्रूव किया था वो भी सही है। और ज़रा ये भी देखो कि ये नंबर आपस में देखो GP में भी है। इसमें इसका डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करो, देखो ज़रा दोनों आपस में इक्वल भी आ रहे हैं। कितनी बढ़िया चीज़, कितना बढ़िया कंसेप्ट आपके हाथ में आज है। आप ज़रा इमेजिन करके देखो कि कोई भी चीज़ हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं हम लोग। और मैथ्स में कोई भी चीज़ रटने से नहीं बनती है, ये बात जीवन में हमेशा याद रखना। कोई भी चीज़ हम रटने के बाद में प्रूव करते हैं, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। हम हर चीज़ को प्रूफ के साथ बात करते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई है। अब मैं आखिरी में एक चीज़ और आपको शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, जितने सारे क्वेश्चन हमको करना थे हमने किए। ABC यदि AP में है आप इसको लिख सकते हैं B-A C-B। ओके, इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन लेते हुए सीधा कर दें, दोनों तरफ कर रहे हैं तो माइनस कॉमन लेके कट जाएगा। और ये A-B एक पेयर बना, B-C को यहाँ कर दें, इक्वल टू में 1 हो जाएगा। 1 की जगह A/A लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ABC वाला मैटर क्लियर। ओके, ABC AP में हुआ तो ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब बच्चा बोलेगा या आप बोलोगे सर 1 की जगह A/A क्यों लिखा है? थोड़ी देर रुको, समझ में आएगा क्यों लिखा है। ABC यदि GP में है तो B/A C/B यानी कि कॉमन रेशो सेम होता है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। दोनों तरफ का -1 करने पर आप बोलोगे क्यों कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें कुछ देर के बाद में आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी, जादू है इसलिए कर रहे हैं। तो B-A डिवाइडेड बाई A, C-B डिवाइडेड बाई B, दोनों तरफ का माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा B-C डिवाइडेड बाई B। A-B को नीचे शिफ्ट कर देंगे, A-B B-C, और ये A क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा A-B डिवाइडेड बाई B-C। A चला जाएगा ऊपर तो A/C यहाँ पर हो जाएगा। ओके, A-C आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये A-B/B-C बराबर हम लोग लिख सकते हैं A/C, सॉरी A/B है वो। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा इसमें कि A-B B-C रिजल्ट आपका यहाँ भी मिला है। RHS में क्या आया? 1 आया था, 1 की जगह हमने A/A लिखा है। AP में था, LHS इसका यहाँ पर भी सेम आ रहा है जो उधर था, लेकिन RHS में सिर्फ A/B आया है। A/A के जगह A/B आएगा जैसे ये GP हुई। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये चला होगा सर बोले हम समझ गए, अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि ABC यदि HP में है तो क्या होगा? A-B/B-C बराबर सर A/C होगा। इसीलिए 1 को A/A, GP में A/B, HP में A/C। अब ये तो अनुमान लगाया है, क्या वास्तव में ऐसा होगा क्या? तो करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर HP में तो कोई प्रॉपर्टी क्वालिटी है ही नहीं, तो जाना पड़ेगा आपको काई में? AP में। ये चले गए, उल्टा पुल्टा कर दिया तो चले गए AP में। AP क्या बोलती है? माइनस करो, ये कर दिया 1/C माइनस का 1/B, LCM ले लो, ये ले लिया, और B/C अपॉन का BC, B से B कट गया तो B-C कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। A-B B/C कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और A को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो A/C।
देखो जरा, एक रिजल्ट बना कि नहीं बना जिसका अनुमान हम पहले लगा रहे थे। तो ABC AP में हुआ तो क्या होगा, GP में हुआ तो क्या होगा, HP में हुआ तो क्या होगा, तो बोले भाई ये सब होगा। ठीक, तो ये एक अच्छी चीज़, अच्छा कंसेप्ट है, ये अच्छा कंटेंट आपके सामने आया है और ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई डेफिनेटली कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने आज आपको कंप्लीटली थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है और ऐसी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। जितने भी सवाल बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वो ये इन सबको लेकर बनेंगे। तो पूरा थ्योरेटिकल वर्जन मैंने आपके सामने आज रखा है और ये थ्योरेटिकल वर्जन जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये अगला वीडियो इसी बात का लेकर है। जैसे इसमें सारे क्वेश्चन जो आएंगे ये सब उसी प्रकार से आएंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, जिसके बारे में हम भी थोड़ा सा बात कर चुके थे अभी। AM एंड HM ऑफ 2 नंबर्स, मतलब AM की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है। GM की कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। फाइंड द देयर, सॉरी GM की नहीं है, HM की है। फाइंड द GM निकालना है तो GM का स्क्वायर बराबर AM इंटू HM। GM कितना था आपका निकालना है, वो तो AM यानी कि 9 इंटू 4, रूट चला जाएगा इधर, तो GM बराबर 9 चौक 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आएगा। ये भी करेक्ट आंसर हुआ। अब यदि आप थ्योरी नहीं पढ़ते तो इस सवाल में भटकते रहो, कैसे निकालेंगे, क्यों करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरा थ्योरी आपने पढ़ ली तो सवाल आधे सेकंड का, 10 सेकंड का, 5 सेकंड का। टाइमिंग देखिए जरा इसकी पूरी है। इतने अच्छे सवाल बन सकते हैं यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये खुद अपने आप में फार्मूला है जो हम थ्योरी पढ़कर आए हैं, ये खुद अपने आप में एक बहुत अच्छा फार्मूला है। तो GM का स्क्वायर, सॉरी ये तो GM खुद ही है, सो फार्मूला कौन सा बनेगा, GM का स्क्वायर बराबर AM इंटू HM, यानी कि ऑप्शन A इज ए करेक्ट आंसर। सो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन जा रहा है आपका यहाँ पर पूरा ये। ठीक है, कंटेंट को हमारे हाथ में होता है समझना, हम किस तरीके से ले रहे हैं सवालों को समझने के पर्पस से। ओके डियर चिल्ड्रन, अब जैसे ये एम ऑफ, तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ रखा है, ए और बी का एम पढ़ रखा है हम लोगों ने। ए और बी का एम होता है ये, कौन, a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर है, वो दिया हुआ है उसके बराबर है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो आंसर 7 जन्म तक नहीं आएगा और आएगा तो बहुत टाइम खाएगा। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन की तरफ चलते हैं और सबसे बढ़िया आंसर जो आपको लग रहा होगा वो 0 लग रहा होगा। जब आप a की पावर 0 पुट करेंगे, b की पावर जब 0 पुट करेंगे तो a की पावर 0 सबको पता है क्या होती है, b की पावर 0 सबको पता है क्या होती है, 1 1 होती है यानी कि 2। यहाँ पर n की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a 0 प्लस 1, यहाँ पुट कर देंगे तो 0 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा a प्लस बी बाई 2, जो कि आपको वही चाहिए था और b ही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आपके हाथ में आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया है। ये इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला है, इसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ें और डिस्कस करूंगा, तब जाके बात करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।